बाबा ने कहा, हाँ बेटा ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। बाबा ने मुझे तसल्ली दी कि मेरा बेटा आप तो बहादुर होना, रोना बंद करो और मम्मा के पास जाओ, मम्मा को उठाने की कोशिश करो। मैंने बाबा से कहा कि आप प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मा की आवाज़ें बंद हो गई थी। मैं भागकर मम्मा के पास गया और मम्मा को हिलाने लगा। मम्मा मम्मा प्लीज़ उठे ना, क्या हो गया आपको? मम्मा कुछ ना बोली। मम्मा आप इस तरीके से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा देखिए ना, मम्मा कुछ नहीं बोल रही हैं। मैंने बाबा से कहा लेकिन बाबा कुछ ना बोले और कहा कि रोना बंद करो, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। शायद बाबा समझे थे कि मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। समझ तो मैं भी गया था, लेकिन शायद मैं इस बात को मान नहीं रहा था। फिर वो पूरी रात एक 10 साल के बच्चे ने अपनी माँ के सिरहाने गुजार दी, जो मर चुकी थी। सुबह हो चुकी थी, बाबा भी आ चुके थे और सब कुछ ठीक हो गया था, बस मम्मा हमारे बीच नहीं रही थी। कुछ दिन के बाद से मैं तन्हा हो गया। बाबा भी मुझ पे तवज्जो नहीं देते थे, बस दिन रात मम्मा के कातिलों के पीछे लगे रहते कि आखिर मम्मा के साथ ये सब किसने किया था। बहुत कोशिशों के बाद बाबा के हाथ सिर्फ एक ही सुराख लगा था और वो यही था कि बिज़नेस की दुनिया में उनका एक दोस्त था जिसने गलत कामों के लिए बाबा को अपने साथ मिलाना चाहा। बाबा ना माने तो बदला लिया और फिर एक दिन बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। बस उन्होंने मुझे जाते हुए यही बताया था, अंडरवर्ल्ड में एक राजा नामी आदमी है जिसने तुम्हारी मम्मा को मारा और तुमने उससे बदला ज़रूर लेना है। और बस फिर दिन रात में बस राजा नामी आदमी की तलाश में लग गया। मेरी ज़िंदगी से तो जैसे सुकून ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हाई में गुजार दी। मुझे तुम मिली, मुझे लगा मेरी सारी खुशियाँ मुझे वापस मिल गई हैं। मुझे लगा कि मैं अब वापस से जी सकता हूँ। अब मेरी तन्हाई ख़त्म हो गई है। लेकिन किस्मत की सितम ज़रफ़ी तो देखो कि आखिर में मुझे पता क्या चला कि मैं उस लड़की से ही बेइंतहा इश्क करने लगा हूँ। मेरी मम्मा की कातिल की बेटी है और मैं बेबस हो गया और तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादती कर बैठा। प्लीज़ अलीना, मुझे माफ़ कर दो। मैं बेबस हूँ, मैं तन्हा हूँ, मुझे सुकून की तलाश है। मुझे समेट लो अलीना, मुझे समेट लो। दान की आंखें आंसू ज़ब्त करने की वजह से बेइंतहा सुर्ख हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो अलीना। यज़ादन ने अलीना की तरफ देखा जो खुद भी रो रही थी। जैसे लगता था कि ज़िंदगी ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और उसको हमेशा अपनी किस्मत से यही गिला रहता था कि ज़िंदगी में जितने भी दुख और तकलीफ़ थे वो सारे उस हिस्से में ही थे। लेकिन यज़ादन ने अपने बारे में जो कुछ बताया तो उसने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसको कम से कम माँ का प्यार तो मिला। इस दान ने तो अपनी सारी ज़िंदगी ही तन्हाई में गुजार दी। यज़ादन ने अलीना की तरफ देखा जो अपनी सोचों में गुम थी। अलीना, यज़ादन ने उसको पुकारा। अलीना चौंक पड़ी और यज़ादन की तरफ बेइख्तियार आगे बढ़ी और यज़ादन को गले लगाया। मैं बहुत तन्हा हूँ, बेसुकून है, प्लीज़ मुझे समेट लो। यज़ादन के लहजे में कुर्ब था। अलीना बेइख्तियार आगे बढ़ी और यज़ादन को अपने गाल से गाल लगाया और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरती रही। यज़ादन प्लीज़ चुप कर जाएं, मैं हूं ना, आपके साथ कुछ नहीं होगा। जब अलीना ने यज़ादन को अपने गले लगाया तो यज़ादन का दिल सुकून से भर गया। यज़ादन नरमी से अलीना से पीछे हुआ और उसका जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। यज़ादन को बहुत दुख हुआ कि उसने अलीना को इतनी अज़ियतें दी थी, लेकिन उसने उसके एक बार कहने पर माफ़ कर दिया। सच कहते हैं औरत का दिल बहुत नरम होता है। आई एम सॉरी अलीना। यज़ादन ने एक बार फिर से अलीना से माफ़ी मांगी और उसको अपनी गोद में उठाकर उसके लबों पर झुका और उनको कैद किया अपनी लबों से।
अलीना तड़प उठी क्योंकि यज़ादन के लम्स में शिद्दत थी। अलीना ने उसको कंधे से पकड़कर पीछे करना चाहा। यज़ादन ने उसके हाथों को नरमी से पकड़ा और उसको बेड पर लिटा दिया और ख़ुद उसके ऊपर आया। यज़ादन को जब लगा कि अलीना को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो वो नरमी से पीछे हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा जो शर्मो हया से सुर्ख हो पड़ा था, और धीरे से उसके भीगे लबों को सहलाने लगा। इजाज़त है, यज़ादन ने धीरे से अलीना की आंखों में देखकर कहा। अलीना को बहुत शर्म आई और उससे बचने के लिए उसी के सीने में अपना सर छुपा लिया। यज़ादन को अलीना की मासूम अदा पर बहुत प्यार आया और उसके चेहरे को पकड़कर अपने सीने से बाहर निकाला और उसके गाल पर शिद्दत से अपने लब रख दिए। अलीना को अपना दिल बाहर आता महसूस हुआ। डॉन, प्लीज़ रुके ना, अलीना ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, और अलीना के बोलने से यज़ादन जो पहले ही उसके लबों की तरफ मुतवज्जा था, उनको दोबारा अपने लबों में कैद कर दिया। उन पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। अलीना ने इस बार कुछ नहीं कहा और यज़ादन की शिद्दतों को बर्दाश्त करने लगी जो उसके बस में नहीं था। धीरे धीरे जैसे ही रात गुजरती रही उसी तरह यज़ादन अलीना की रूह में समा गया था। रात के 2 बजे का वक्त था। राजा एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। उसको पिक करने उसका ख़ास आदमी आया था। उसका ख़ास आदमी जिसने राजा को देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और राजा गाड़ी के अंदर बैठकर और गाड़ी एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलने लगी, काम की क्या पोजीशन है इस वक्त? राजा ने अपने ख़ास आदमी दारा से पूछा। सब सेट है भाई, दारा ने जवाब दिया। ठीक है, और कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कोई हुई तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। दारा ने उसको बेफिक्र करना चाहा। ठीक है, और अपने आदमियों से बात करो। जिसको बॉर्डर पर पहुंचना था वो पहुंच गए हैं क्या? नहीं जी भाई, मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। स्लेह को सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर ली है। अब तक तो उन्होंने माल को एक्सपोर्ट भी कर दिया होगा। ठीक है, राजा ने अपनी आंखें बंद की और बैक सीट से अपना सर लगा लिया, जिसका मतलब था कि वो अब आगे बात नहीं करना चाहता। तो दारा भी चुप हो गया और आगे की तरफ देखने लगा। कबीर को उसके आदमी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि राजा पाकिस्तान पहुंच गया है और ये भी बता दिया था कि वो इस वक्त अपने मिशन की तरफ जा रहे हैं। कबीर इस वक्त एक शॉपिंग मॉल आया हुआ था। उसकी एक फ्रेंड की बर्थडे आ रही थी जिसके लिए कबीर ने तोहफ़ा लेना था। कबीर ने बहुत सारी शॉप चेक की थी लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आया। वो एक परफ्यूम की शॉप के अंदर दाखिल हुआ और परफ्यूम चेक करने लगा और उसने शॉप वाले से कहा कि लेकिन सर, शॉप कैपर ने कुछ बोलना चाहा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। इससे पहले कबीर शॉप कैपर की बात सुनता, उसको अपने पीछे से एक नस्वानी आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ एक लड़की खड़ी थी। कबीर ने कहा, जी पर ये परफ्यूम तो मेरा है और मैंने ही पहले इसको सिलेक्ट किया था। मैंने शॉप कैपर वाले भैया से कह भी दिया था कि इसको मेरे लिए पैक कर दें। उस लड़की ने शॉपकीपर को आवाज़ मारी और अपनी आंखों से इल्तिजा की कि प्लीज़ भाई के हाँ कर दें। शॉपकीपर हैरान होकर उसको देखे जा रहा था कि पता नहीं कौन सी मुसीबत नाजिल हो गई है। सनम बेटा, अगर तुम्हारी ख़रीदारी पूरी हो गई हो तो आ जाओ, देर हो रही है। सनम को अपने पीछे से अम्मा की आवाज़ आई और उसने कहा कि जी अम्मा, मैं आई, और शॉपकीपर से कहा कि प्लीज़ भाई इसको पैक कर दें। सनम को वो परफ्यूम पसंद आ गई थी लेकिन उसको पैसों की वजह से छोड़ दिया था। अब वो दोबारा उसके लिए आई थी लेकिन किसी और के हाथ में देखकर उससे रहा न गया और उसने जल्दी से झपट ली। एक्सक्यूज़ मिस, ये परफ्यूम पहले मैंने ही लिया था, कबीर ने कहा। हालांकि कबीर ने उसको शॉपकीपर वाले को इशारा करते हुए देख लिया था। वो लोग अभी परफ्यूम को लेकर बहस कर ही रहे थे कि अचानक से मॉल में भाग दौड़ मच गई और 2-3 फायर भी हुए
कबीर को पता चल गया था कि राजा मुल्क में वापस आ गया है, इसलिए ये हंगामा तो होना ही था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। कबीर ने सनम की तरफ देखा जो खौफ से कांप रही थी और एक ही जगह खड़ी थी, भाग नहीं रही थी। कबीर आगे बढ़ा और उसको खींचकर अपने साथ भागने लगा।